Hello students, welcome again on my YouTube channel, and in this lesson we are going to study the poem written by Shelley. The name of the poem is Ode to the West Wind, a very famous and very interesting poem which has made Shelley immortal poet. Okay, let's start first of all by having an introduction and summary of the poem so that you can comprehend it better. So, first of all, it is better for us to read an introduction and summary of the poem. After that, we will analyze the poem. So, let's start. You can see on the screen. First, this is introduction. Shelley's Ode to the West Wind was composed in the autumn of 1819. So it was written in 1819. Florence in Italy, where Shelley had moved from Leghorn. So Shelley wrote this poem in Florence, and here he came from Leghorn. Shelley himself has informed us the ode was conceived and chiefly written in wood that skirts the Arno near Florence. This was the place where he composed the poem. The skirts the Arno near Florence, and on a day when the tempestuous wind was collecting the vapors which pour. So the weather was very रफ ऑन दैट डे. उस टाइम मौसम बहुत ख़राब था. व्हेन द टेम्पचुअस विंड, तूफ़ानी हवा, वाज कलेक्टिंग द वेपर्स विच पोर, तूफ़ानी हवा चल रही थी और साथ में बरसात भी हो रही थी. डाउन द ऑटनल रेन्स, आगे चलते हैं. द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेयर. तो पोएम जो है वो एक प्रेयर की फॉर्म में है, एक प्रार्थना की फॉर्म में है. प्रेयर हैज़ थ्री कंस्टिट्यूएंट्स. प्रेयर के तीन मुख्य तत्व होते हैं. ए डेइटी, डेइटी यानी एक देवता जिसकी प्रेयर की जाती है. ए गॉड और गॉडेस जिसको बोल सकते हैं, टू होम द प्रेयर इज मेड. ए सप्लिकेंट, सप्लिकेंट वो होता है जो प्रार्थना करता है. ए पर्सन हु मेक्स द प्रेयर एंड द प्रेयर. और तीसरा पार्ट ऑफ द प्रेयर, द डेइटी हेयर इज द वेस्ट विंड. अब यहाँ पे देवता या देवी कौन है? वेस्ट विंड, पछुआ हवा, पश्चिम से चलने वाली हवा. द सप्लिकेंट इज द पोइट हिमसेल्फ. और प्रार्थना करने वाला पोइट हिमसेल्फ है, यानी ये पोइम भी सब्जेक्टिव है. एंड द प्रेयर इज़ फॉर पर्सनल रिडेम्पशन एंड फॉर पोइटिक इंस्पिरेशन. और प्रेयर किस लिए कर रहा है? पर्सनल रिडेम्पशन के लिए. पर्सनल रिडेम्पशन का मतलब है स्वयं की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए. और पोइटिक इंस्पिरेशन के लिए, और उसमें एक पोइटिक इंस्पिरेशन भी जागृत करने के लिए, जिससे कि वो कविता लिखने के काबिल बन सके. सो बेसिकली दिस पोएम इज़ ए प्रेयर. एंड इन दिस इंट्रोडक्शन we have been told that a prayer has three constituents. You may learn this. First is deity, second is supplicant, and third is the prayer itself. Oh, lift me as a wave, a leaf, cloud. तो ये इसकी एक फेमस लाइन है कि मुझे एक वेव की तरह, एक पत्ती की तरह, एक क्लाउड की तरह मुझे भी लिफ्ट करो. क्योंकि पश्चिम से आने वाली जो हवा है, वेस्ट विंड जो है, जहाँ पे ये कवि ने रचना की थी इटली में, तो वहाँ पे वेस्ट विंड चलती है. उसको बड़ा पवित्र माना जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है उसको. वो बड़ी ही लाभदायक होती है इंसानों के लिए और प्रकृति के लिए. और वो अपने साथ लहरों को लेके आती है, क्लाउड्स को बहा के लेके आती है, और उसके चलने से धरती पर पत्तियाँ वगैरह सब जो है उड़ने लगते हैं. तो इस लाइन में वो ये कह रहा है कि मुझे भी तैराओ, मुझे भी उठाओ, जिस तरह से तुम लहरों को उठाती हो, पत्तियों को उठाती हो, क्लाउड्स को बहा के ले जाती है, मुझे भी ले चलो अपने साथ. ओके, नाउ रीड समरी. समरी ऑफ द पोएम. स्टेंजा 1. तो 5 स्टेंजा पोएम है ये. स्टेंजा 1 में क्या है? द पोइट इम्प्लोर्स द वेस्ट विंड टू लिसन टू हिज प्रेयर एंड एक्सीड टू हिज रिक्वेस्ट. तो इम्प्लोर करता है यानी विनती करता है वेस्ट विंड से कि वो उसकी प्रेयर को सुने और उसकी रिक्वेस्ट को माने. He describes the dual power of being the destroyer of dead leaves and the preserver of seeds that the west wind possesses. तो उसकी दो पावर बताई है. ड्यूल पावर है, उसमें डबल ताकत है. एक तो वो डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉय करती है वो डेड लीव्स को, जो वृक्षों की पत्तियां पुरानी पड़ जाती हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देती है. और प्रिजर्वर भी है. प्रिजर्वर यानी रक्षक है सीड्स की, सीड यानी बीजों की. दैट द वेस्ट विंड पजेसिस, जो वेस्ट विंड अपने पास रखती है. यानी पत्तियों को तो वो उड़ा करके नष्ट कर देती है और बीज को अपनी सही जगह पे पहुंचा देती है जहां वो अंकुरित हो जाए. तो ये दो तरह की पावर है. इंपॉर्टेंट है ये कि वेस्ट विंड किस तरह से डिस्ट्रॉयर प्रिजर्वर का काम करती है. तो इस तरह से करती है. शी ड्राइव्स द डेड लीव्स ओवर द अर्थ एंड दस प्रूव्स टू बी ए ग्रेट डिस्ट्रॉयर. तो वो डेड लीव्स को ड्राइव कर देती है, दूर कर देती है,
और डिस्ट्रॉयर का काम करती है। सी एट द सेम टाइम ड्राइव्स द सीड्स विद हर करंट एंड बरीज देम अंडर द ग्राउंड। और साथ ही साथ वो सीड्स को भी ड्राइव करती है अपने करंट के साथ, अपने प्रवाह के साथ, और उनको ग्राउंड में बरी कर देती है यानी दबा देती है। वे दे लाई डोरमेंट, जहाँ पर वो सुस्त पड़े रहते हैं स्लीपिंग रूप से, थ्रू आउट द विंटर, पूरे विंटर में। हर सिस्टर ज़ीफायर द वेस्ट विंड ऑफ स्प्रिंग रिवाइव्स दीज सीड्स बाय मेकिंग देम स्प्राउट। और एक और हवा है जिसका नाम ज़ीफायर रखा गया है, वेस्ट विंड है स्प्रिंग की, उसको वो रिवाइव कर देती है, इन सीड्स पे पुनः जान डाल देती है और उनको अंकुरित करने में सहायता करती है। फ्लावरिंग प्लांट्स इन स्प्रिंग, शी इज़ देयर फॉर ए ग्रेट प्रिजर्वर, इस तरह से वो प्रिजर्वर भी है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, स्टेंजा 2। द पोइट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड ओवर द स्काई। अब स्काई पर वेस्ट विंड का क्या असर होता है वो स्टेंजा 2 में बताया है। हर स्विफ्ट करंट ड्राइव्स द क्लाउड्स ओवर द ब्लू स्काई। तो ब्लू स्काई में, जो कि समुद्र के ऊपर है, उसके अंदर जो क्लाउड्स हैं उनको वो क्या करती है, ड्राइव करती है, यानी बहा के ले जाती है। उसका स्विफ्ट करंट, उसका तेज़ प्रवाह जो है ब्लू स्काई में क्लाउड्स को बहाता है। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म स्प्रेड ऑन द ब्लू स्काई लुक लाइक द ब्राइट हेयर ऑफ स्टैंडिंग इरेक्ट अपॉन द हेड ऑफ सम फियर्स्ट मैनीड। सॉरी। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, जो आता हुआ तूफान है, नज़दीक आता हुआ तूफान है, उसके जो लॉक्स हैं, उसके जो बालों रूपी छल्ले हैं, जैसे बालों के हमारे छल्ले बन जाते हैं, उसी तरह से दूर से जब तूफान आता है तो एक धूल का गुब्बार सा हमें नज़र आता है, जिसको लॉक बोला है ये। स्प्रेड ऑन द ब्लू स्काई, जो आसमान में छा जाता है, लुक लाइक्स द ब्राइट हेयर स्टैंडिंग इरेक्ट अपॉन द हेड ऑफ सम फियर्स्ट मैनीड। तो वो ऐसे लगता है जैसे कि कोई एक गुस्सैल, फियर्स का मतलब गुस्सैल, और मैनीड का मतलब एक औरत है, एक देवी है वहाँ की, कि वो देवी जो है वो खड़ी हो गई है और उसके बाल जो है ब्राइट हेयर जो हैं वो भी खड़े हो गए हैं उसके सिर के ऊपर। यानी एक औरत है, एक देवी है, जब उसके बाल ऊपर सिर के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो वो किस तरह की लगती है, उसी तरह से वो तूफान जो है वो आता हुआ लगता है दूर से। द वेस्ट विंड इज टोलिंग द फ्यूनरल सॉन्ग ऑफ द डाइंग ईयर। अब वेस्ट विंड जो है वो साल के अंत में आती है, इसलिए वो एक तरह से फ्यूनरल सॉन्ग भी गाती है उसका। साल के अंत में आई है तो ऐसा लग रहा है कि वो साल का जो फ्यूनरल सॉन्ग है, यानी उसके जो अंतिम संस्कार का जो गीत है वो गा रही है। द डेंस डार्क वेपर्स ऑफ द क्लाउड्स विल कंस्ट्रक्ट द ग्रेव ऑफ द डाइंग ईयर। तो ये जो डेंस डार्क वेपर्स हैं, जो बूंदें हैं गहरी और काली, द क्लाउड्स विल कंस्ट्रक्ट द ग्रेव ऑफ द डाइंग ईयर, ऐसा लग रहा है कि क्लाउड्स जो हैं, बादल जो हैं, वो इस ख़त्म होने वाले ईयर की समाधि बना रहे हैं। एंड द ब्लैक नाइट विल प्रूव द डोम ओवर इट्स ग्रेव। और जो ब्लैक नाइट है, काली रात है, वो इस ग्रेव के ऊपर डोम का काम कर रही है, यानी गुंबद बन गई है। तो एक बड़ी ही एक इमेजरी, सेंसुअल इमेजरी, बड़ी ही पिक्टोरियल इमेजरी क्रिएट की है यहाँ पे कवि ने, कि जब वेस्ट विंड आती है तो दृश्य नज़ारा किस तरह का होता है। दूर से ऐसा लगता है कि कोई मैनीड है जिसके बाल एकदम खड़े हो गए हैं ऊपर, और वेस्ट विंड जो है अपनी बूंदों से, अपने गहरे काले रंग से, वो साल का जो अंत नज़दीक आ जाता है, ऐसा लगता है कि उसकी समाधि तैयार कर रही है, और उसकी समाधि के ऊपर जो काली रात है वो डोम का आकार ले लेती है, ऐसा लगता है गुंबद बना दिया है। थर्ड स्टेंजा। द वेस्ट विंड अवेकन्स द मेडिटेरेनियन सी फ्रॉम द समर स्लीप। वेस्ट विंड जो है भूमध्य सागर को, उसको इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, उसको जगा देती है अपनी गर्मी की नींद से। द स्पिरिट ऑफ द सी ऑब्जर्व्स द ओल्ड रोमन पैलेसेस एंड टावर्स as he sees them refracted from the bright surfaces of the sea. Then the west wind creates deep valleys through the waves of the Atlantic and the trees at the bed of the ocean shed their leaves out of fear when they tremble to hear her terrible voice. दोबारा पढ़ते हैं इसी लाइन को। द स्पिरिट ऑफ द सी ऑब्जर्व्स द ओल्ड रोमन पैलेसेस एंड टावर्स एंड ही सीज देम रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द ब्राइट सरफेस ऑफ द सी। तो जो सी की आत्मा है, जो समुद्र की आत्मा है, वो देखती है कि ओल्ड रोमन पैलेसेस जो हैं इटली में जो बने हुए हैं, ओल्ड रोमन महल एंड टावर्स और बड़ी बड़ी मीनारें, ही सीज देम रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द ब्राइट सरफेस, कि वो समुद्र का जो ब्राइट सरफेस है उससे अलग हो गए हैं।
क्यों अलग हो गए हैं? क्योंकि वेस्ट विंड ने इतनी बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर दी हैं समुद्र के अंदर। तो ऐसा लग रहा है कि पहले तो समुद्र और जो तट था वो एकदम इक्वल थे, अब समुद्र काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है और वो तट जो है अपनी जगह पे ही है। तो ऐसा लग रहा है कि वो उसने उसको काट दिया है। देन द वेस्ट विंड क्रिएट्स डीप वैलीज थ्रू द वेव्स। और वेस्ट विंड इतनी तेज़ चलती है कि लहरों के बीच में इतनी ज़बरदस्त वैली बन जाती है। जो लहरें उठती हैं तो एक पानी बहुत ऊंचा होता है और दूसरा हिस्सा बहुत ही नीचा रह जाता है, तो उसको वैली बोलते हैं। कितनी बड़ी बड़ी वैली बन जाती है। अटलांटिक waves of the Atlantic and the trees at the bed of the ocean shed their leaves। और इतनी बड़ी बड़ी वैली बन जाती है कि जो समुद्र के पैंदे में जो ट्री होते हैं, समुद्र के पैंदे में जो पौधे लगे होते हैं, वो डर जाते हैं और कांप करके अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। आउट ऑफ फियर वट दे ट्रेम्बल टू हियर हर ट्रेबल वॉइस। क्योंकि उसकी टेरिबल वॉइस सुन करके वो इतना डर जाते हैं कि अपनी पत्तियों को ही गिरा देते हैं। ओके, अगले चलते हैं स्टेंजा 4। द पोइट implores the west wind to carry him on her current as a wave, a leaf, a cloud, because he wants to share the driving force of her strength। अब पोइट उससे विनती करता है। पहले 3 स्टेंजा में तो वो वेस्ट विंड की क्षमताएं बताता है, कैपेबिलिटीज़ बताता है, उसकी तारीफ करता है। लास्ट के 2 जो स्टेंजाज हैं, स्टेंजा 4 और 5, इसमें वो सब्जेक्टिव हो जाता है काफ़ी। वो खुद की बात करता है, खुद के लिए मांगता है वेस्ट विंड से। वो ये कहता है कि वो बहुत कमज़ोर हो गया है और उसको भी वेस्ट विंड की ताकत चाहिए। वेस्ट विंड की ताकत का वर्णन उसने पहले कर दिया था कि किस तरह से वो ताकतवर है, प्रिजर्वर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है। अब वो कहता है कि जिस तरह से वो वेव्स को बहाती है, लीव्स को उड़ाती है, क्लाउड को बहाती है, उसी तरह से वो भी चाहता है कि वो उसकी ड्राइविंग फोर्स का यूज़ करे। इन द डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड द पोइट वाज इन द कंपेनियन ऑफ हर वॉन्डरिंग एंड कुड ओवरटर्न हर इन हर स्विफ्टेस्ट स्पीड। जब वो बच्चा था तब उसके अंदर काफ़ी ताकत थी और वो उस वेस्ट विंड की स्पीड को बराबरी कर लेता था भाग करके खुद ही। बट ही एडमिट्स दैट ही हैज़ बीन कास्ट अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ एंड ही ब्लीड्स। परंतु अब उसमें वो ताकत नहीं बची है, क्योंकि लाइफ की जो विपदाएं हैं, कष्ट हैं लाइफ के, उससे उसको बड़ा आघात पहुंचा है और वो ब्लीड कर रहा है, उससे खून बह रहा है। यानी लाइफ ने उसको इतने कष्ट दिए हैं कि अब उसके अंदर ताकत नहीं बची है, वो घायल हो गया है। इन हिज यूथ ही वॉज वाइल्ड स्विफ्ट एंड प्राउड। तो अपनी जवानी में वो वाइल्ड था, स्विफ्ट था, फुर्तीला था और प्राउड था, यानी बड़ा गर्वीला भी था। बट टाइम हैज़ ट्रैम्पल्ड हिम डाउन। परंतु समय के साथ उसकी शक्ति बहुत कम हो गई है, टाइम ने उसे कुचल दिया है। हेंस ही एंट्रीट्स हर टू ग्रांट हिम ए पार्ट ऑफ हर स्ट्रेंथ। तो वो उससे प्रार्थना करता है कि उसको स्ट्रेंथ दे, अपनी स्ट्रेंथ दे, एंड लिफ्ट हिम आउट ऑफ हिज हेल्पलेस कंडीशन एंड इंस्पायर हिम विद फ्रेश लाइफ। और उसको अपनी दयनीय स्थिति से उठाए और उसको इंस्पायर करे एक फ्रेश लाइफ जीने के लिए। तो यहाँ पे उसने खुद के लिए मांगा है वेस्ट विंड से ताकत उसकी। अगला देखते हैं। द पोइट एंट्रीट्स द वेस्ट विंड टू इंस्पायर हिज स्पिरिट सो दैट ही मे बी एबल टू सिंग ऑफ द रीजनरेशन ऑफ द ह्यूमन रेस। अब पोइट उससे फिर से एंट्रीट करता है, प्रार्थना करता है कि वेस्ट विंड उसको इंस्पायर करे, उसकी स्पिरिट को, उसकी भावनाओं को इंस्पायर करे, जिससे कि वो इस वेस्ट विंड के बारे में गा सके और ह्यूमन रेस को रीजनरेट कर सके। ह्यूमन रेस जो है, मानवता जो है, उसका पुनरुद्धार कर सके। ही हैज़ लॉस्ट द वाइल्ड एंथ्यूजियाज्म ऑफ हिज यूथ। उसने अपनी जवानी का जोश खो दिया है। रिक्वेस्ट हर टू ग्रांट हिम स्ट्रेंथ एंड लिबर्टी। तो वो उससे लिबर्टी मांगता है, स्ट्रेंथ मांगता है, ताकि दस इंस्पायर्ड बाय हर हिज हार्ट में यील्ड इट्स हिडन म्यूजिक इन द फॉर्म ऑफ पावरफुल सॉन्ग्स अबाउट द रिवाइवल ऑफ नोबल आइडियल्स इन मैनकाइंड। तो वो मानवता के अंदर अच्छे मूल्यों को जागृत करना चाहता है। रिवाइवल ऑफ नोबल आइडियल्स यानी अच्छे आदर्शों का रिवाइवल चाहता है। तो वो उससे, उसके लिए वो वेस्ट विंड से मदद मांगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बहुत ही फेमस पोइम है ये शैली की। और आगे लिटरेरी वर्ल्ड में, लिटरेचर की अगर करियर बनाना है तो उसमें इस पोइम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अपने नेक्स्ट लेसन में इसको पूरा एनालाइज करेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो समरी आप अच्छे से थोड़ा सा दोबारा पढ़ लीजिएगा इसको और इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, काम आएगी हमारे ये काफ़ी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।